बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम काफी कुछ ट्रांजैक्शंस को देख चुके हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन देख चुके हैं, इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल्स और पेबल्स की भी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि अनसोल्ड इन्वेंट्री हो उसकी भी हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। एक चीज जो मैंने बिल्कुल बेसिक टच में सिखाई थी आपको कि अगर सब्सिडरी की बुक्स में सब्सिडरी के एसेट्स कैरिंग अमाउंट पर हो और फेयर मार्केट वैल्यू पर ना हो, क्या ये पॉसिबल है कि सब्सिडरी अपनी सेपरेट बुक्स में किसी एसेट के ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करती हो? ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन परफॉर्म होगी तो वो एसेट किसने एक्वायर किए हुए? पेरेंट ने। किस वैल्यू पर? कैरिंग वैल्यू पर या फेयर मार्केट वैल्यू पर? फेयर मार्केट वैल्यू पर। इसका मतलब क्या है? अगर सब्सिडरी की बुक्स में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो कैरिंग अमाउंट पर हैं, लेकिन जब हम उसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाएंगे तो किस पे दिखाएंगे? फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो हमें कंसोलिडेशन परफॉर्म करते वक्त परफॉर्म करनी पड़ सकती है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये बात मैंने आपको एक शुरू के लेक्चर में बताई थी। फर्ज करें कि सब्सिडरी की बुक्स में कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, गुडविल की बात तो कर चुके हैं, कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, तो क्या वो सब्सिडरी की बुक्स में कैपिटलाइज होगा? नो, क्योंकि उसकी सेपरेट बुक्स के ऊपर IAS 38 अप्लाई होगा और IAS 38 के हिसाब से इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। लेकिन क्या कंसोलिडेशन परफॉर्म करते वक्त वो ग्रुप की बुक्स में दिखाई देगा वो ब्रांड जो सब्सिडरी की बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है? हाँ, दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है और ये ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन है, और बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई भी एसेट इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफिएबल है जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। क्या ये पॉसिबल है कि सब्सिडरी की बुक्स में कोई इंटेंजिबल एसेट हो लेकिन उसकी कोई फेयर मार्केट वैल्यू ही मौजूद ना हो? तो क्या फिर वो कंसोलिडेटेड बुक्स में दिखाई देना चाहिए? नहीं, फिर वो कंसोलिडेटेड गुडविल के कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर वो गुडविल का पार्ट बन जाएगा। ये नॉलेज जो आप प्रीवियसली IAS 38 में सीख चुके हैं, अब इस नॉलेज को बराए मेहरबानी अप्लाई करना शुरू करें। किस पर? कंसोलिडेशन पर। इसके लिए आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं ज़ॉक लिमिटेड के नाम से, आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद है IAS 38 के चैप्टर में, ज़ॉक लिमिट, वो भी हम देख लेंगे। खैर, अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? इसका मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो भी नेट एसेट एक्वायर होंगे वो, मिसाल के तौर पे सब्सिडरी की बुक्स में लैंड है, लैंड की कॉस्ट सब्सिडरी की बुक के अंदर 1000 रुपए है फॉर एग्जांपल, कितनी है? और सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट बुक्स में क्या अडॉप्ट किया हुआ है? कॉस्ट मॉडल। क्या अडॉप्ट किया हुआ है? कॉस्ट मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी सेपरेट बुक्स में अगर उसने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया तो क्या उसको रीवैल्यू करने की जरूरत है? उसको कॉस्ट मॉडल में तो कोई रीवैल्यूएशन परफॉर्म नहीं होती ना बेटा। लेकिन हम ये मालूम करेंगे कि पेरेंट ने जिस डेट पर ये तमाम नेट एसेट एक्वायर किए उस डेट पर उस लैंड की फेयर, मान लीजिए उस डेट पर उस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू 1200 रुपए थी, तो आज हमें कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर लैंड की वैल्यू 1200 दिखानी है, 1000 दिखानी है? 1200 दिखानी। तो 1000 किसकी बुक्स में आ जाएंगे? किसकी बुक्स से आ जाएंगे? सब्सिडरी की बुक्स से। तो 200 की हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। क्या करनी पड़ेगी? कि जो नेट एसेट सब्सिडरी की बुक्स में मौजूद हैं वो अपनी फेयर मार्केट वैल्यू 200 से क्या है? कम है, तो हमें फेयर वैल्यू 200 से बढ़ा के लेनी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? अच्छा, अब अगर इसको रिप्लेस करते हैं किसी प्लांट एंड मशीनरी से, मान लीजिए कि सब्सिडरी की बुक्स के अंदर एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी कैरिंग वैल्यू 500 रुपए। कितनी है? 500 रुपए। जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। ठीक है जी। और जिस वक्त हमने उसको एक्वायर किया तो एक्वायर करते वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 600 रुपए थी। तो क्या हमने उसको 600 पे एक्वायर किया, 500 पे एक्वायर किया? तो हमारी कंसोलिडेटेड बुक्स में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो किस पे होना चाहिए? 600 पर। भाई ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे आप लोग पहले की तरह। आप सबका जवाब आना चाहिए ना भाई, आप जवाब दें, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दें कि वो कितने पे होना चाहिए। कंसोलिडेटेड बुक्स में मशीन कितने में होनी चाहिए? 600 पे होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई बात ऑन द रेट ऑफ। सब्सिडरी के पास उसकी लाइफ जो है 5 साल है, अगर 1 साल एंड हो जाएगा तो उसको क्या करेगा? 500 को डिवाइड बाय 500 को डिवाइड बाय 5 करेगा, आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। आज रिपोर्टिंग डेट पे WDV कितनी होगी?
400, जबरदस्त। अब जरा ये सोचें कि अगर हमने इसको एक्वायर कर लिया होता और सब्सिडी लिक्विडेट हो गई होती तो हमारी बुक्स में एसेट कितने पर होता? 600 पर। और हम 600 को डिवाइड बाय 5 करते हैं, 500 को डिवाइड बाय 5 करते हैं, और 600 को डिवाइड बाय 5 करते तो डेप्शन कितनी आती? 120 आती। और सब्सिडी डेप्शन कितनी चार्ज की हुई? 100 से। इसका मतलब क्या हुआ? हमें रिपोर्टिंग डेट पर जो 100 का इजाफा करना है किसमें? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के तौर पर किसमें? प्लांट एंड। वो इजाफा हुआ है ऑन द डेट ऑफ, लेकिन अगर वो इजाफा हो जाता ऑन द डेट ऑफ तो उस पर फिर 20 रुपए की इजाफी 100 को डिवाइड बाय 5 करें, आंसर क्या आएगा? तो उस पर 20 रुपए की इजाफी डेप्शन भी क्या होती? चार्ज होती। यस और नो? तो जब आप किसी डेप्रिशिएबल एसेट पर या अमोर्टाइजेबल एसेट पर क्या करते हैं? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ, तो फिर आपको यह भी सोचना है कि सिंस एक्विजिशन से रिपोर्टिंग तक पहुंचते पहुंचते ये एसेट कितने से डेप्शेड हो जाना चाहिए था, जो इजाफा हमारा हुआ था। और दिस इज नॉट रीवैल्यूएशन अंडर आई16, ये आई16 नहीं है, ये रीवैल्यूएशन करते हुए कोई सरप्लस अराइज नहीं हो रहा। ये तो हमने क्या किया? एक्वायर किया है, हमने इसके लिए कैश पे किया है। मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हमारी क्या है? कॉस्ट है। रीवैल्यूएशन तो वो करता है जिसने खरीदा किस पर हो? कॉस्ट पर। उसके बाद वो उसके अंदर इजाफा करे तो वो सरप्लस के तौर पे दिखाई देता है। हमने तो खरीदा ही 600 का है, तो हमारे लिए 100 का इजाफा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट 600 है। तो इसका मतलब क्या है? सब्सिडियरी की बुक्स में जो एसेट कैरिंग अमाउंट पर था 500 पर, उसको 600 पे लाना इसलिए जरूरी है कि हमने जो कंसीडरेशन पे की है उस कंसीडरेशन में हमने इसको 500 का नहीं बल्कि 600 का खरीदा है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो उम्मीद है इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन बातों को समझेंगे। अच्छा, पेपर में क्या होता है? हम हर चीज पॉजिटिव लेते हैं, मतलब हम समझते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो होती है वो इजाफा ही होती है। नहीं, अब आप ज्यादातर क्वेश्चन में भी यही होगा, आप ज्यादातर क्वेश्चन में यही प्रैक्टिस करेंगे कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के अंदर क्या हो रहा होगा? इजाफा हो रहा होगा। पेपर में सरप्राइज मिलेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं, तुमने जो मशीन खरीदी थी, तुमने जो मशीन खरीदी है उसकी सब्सिडरी के बुक्स में कैरिंग वैल्यू 500 है, लेकिन तुमने इस वक्त परचेस की, उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 400, तो इसका मतलब तुम्हारी कॉस्ट 500 ही 400 ही। तो इसका मतलब जो एसेट सब्सिडरी से तुम्हारी बुक्स में आ रहा है उसको कितने पे लो? उसको 100 से कम करके लो, और उस 100 पे सब्सिडी ने क्या की? वे इजाफी, उसको क्या करो? रिवर्स करो। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्शन है ही नहीं। तो समझ पा रहे हैं? तो ये बातें हमें मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है जी। तो इसको इस बात को समझने के लिए इसका नाम क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो नाउ क्या करने जा रहे हैं भाई? एक सवाल है, ये एसीसी की किताब से मैंने सवाल उठाया है, तो इस सवाल को हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेजलनट। कौन है हेजलनट? कंपनी का नाम। ऑब्वियसली कौन है? पेरेंट कंपनी। एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ व्हाट? पेपरमिंट्स। कब? 2 years अगो। तो आज जो हमसे कंसोलिडेशन मांगी जा रही है, क्या वो एक्विजिशन में मांगी जा रही है? एक्विजिशन के 1 साल पे एंड पर, ये एक्विजिशन के 2 साल के एंड, 2 साल। तो हम ये परफॉर्म कर रहे होंगे तीसरी बार कंसोलिडेशन। एक बार परफॉर्म की होगी हमने एक्विजिशन पर, दूसरी बार परफॉर्म की होगी हमने पहली रिपोर्टिंग पर, और तीसरी बार परफॉर्म कर रहे हैं दूसरी रिपोर्टिंग पर। और हर बार हम कंसोलिडेशन से परफॉर्म करते हैं कि हमने आज तक कोई परफॉर्म नहीं की, मतलब सिंस एक्विजिशन। ये चीज हमें, ये अजम्पशन हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। हेजलनट एक्वायर्ड 80% of the share capital of Peppermint 2 years ago when the reserves of Peppermint stood at, reserves का मतलब retained earnings, कितनी? 1,25,000। Hazelnut paid initial cash consideration of, हेजलनट ने कितनी कैश कंसिडरेशन दी? 1 million। तो इसका मतलब हेजलनट ने अपनी सेपरेट बुक्स में एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, क्योंकि उसको लिक्विडेट तो नहीं किया ना, वो तो खाली कंट्रोल हासिल किया। एडिशनली हेजलनट इशूड, खाली इतनी कंसेशन नहीं दी, इनिशियल एडिशनली हेजलनट इशूड 200,000 shares with a nominal value of $1 and a current market value of, हेजलनट ने अपने 2 लाख शेयर भी इशू किए। अब यहां पर हमें फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमने अपने कितने शेयर इशू किए डायरेक्ट पता लग गया, तो हमने जितने शेयर इशू किए उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू से, जो कि $1.8 है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट हेजलनट वुड पे अ फर्दर 500 इन 3 years टाइम। ये बात कब हो रही है? एक्विजिशन पर, कि हम 3 साल में आपको 5 लाख और देंगे डेफर्ड कंसीडरेशन। लेकिन इस बात को किए हुए 2 साल गुजर चुके हैं। आज हम जहां पर हैं वहां पर ये पेमेंट 1 साल की मेच्योरिटी पर दूर है और ये पेमेंट 2 साल से मेच्योर हो चुकी है। तो हमें ख्याल रखना है कि आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है जी। द करंट इंटरेस्ट रेट इज 10% पर annum। तो अगर हम इसको सिंस एक्विजिशन डिस्काउंट करें, मतलब 3 से कहां लाएं 0 पर, तो हम लगाएंगे 1.1 की पावर -3। सब लोग चेक कर लें, 1.1 की पावर -3 क्या आंसर आता है? 0.751। और आप देख लें डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ, यानी अगर आप इस 5 लाख को इस 0.751 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपको बेटा क्या मिल जानी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा जी, उसके बाद द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर फॉर $1 रिसीवेबल 3 years फ्रॉम नाउ इज, ये आपको निकालना भी आता है, निकाल के दिया अभी, नहीं दिया तो आप कैलकुलेट कर लेते हो। The shares and deferred consideration have not yet been, याद है वो वाली बात कि आमतौर पे ये नॉन कैश कंसीडरेशन रिकॉर्डेड नहीं होती। आईकैप ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रिकॉर्डेड है, तो आपको मैंने एनालाइज करना भी सिखाया था कि आप खुद देख पाए ये अगर लाइन ना भी लिखी हो, क्योंकि आईकैप क्या करता है? अंडरस्टूड बातें गायब करता है क्वेश्चंस, तो ये लाइन आईकैप में तो गायब हो जाएगी। अब हम कैसे एनालाइज करें सर? हम एसओ एफपी को देख के जान सकते हैं कि ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसका? पेरेंट का। ये किसका? इन्वेस्टमेंट किसने की? हेजलनट ने। किसमें? एट कॉस्ट कितनी? 1 million। सिर्फ वही है जो कैश फॉर्म में पे हुआ है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई है 1 million से, कैश या बैंक क्रेडिट हुआ 1 million से, इसके अलावा कोई और एंट्री पास नहीं हुई। इसका मतलब अगर वो लाइन ना भी लिखी हो तो हम एसओएफपी को एनालाइज करके भी मालूम कर सकते हैं कि डेफर्ड कंसीडरेशन या नॉन कैश कंसीडरेशन हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है या नहीं। अगर रिकॉर्डेड होती तब भी क्या होती? रिमूव ही होती। अगर आपको याद, इन्वेंट्री का बैलेंस 550, वहां कितना? 100। रिसीवेबल 400, वहां कितना? 200। कैश 200, वहां 50। इक्विटी शेयर कैपिटल 2000, वहां 500। अच्छा, ये सब कुछ किसमें चला गया? रुपीज इन 1000। ऊपर फुल था, यहाँ 300। ये क्या है? रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग। इससे पहले ऊपर क्या दी हुई है? रिजर्व्स की वैल्यू और कितनी? 125। ठीक है जी। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज 3000, 400, 1250 और 650। अब है अदर इंफॉर्मेशन, जो कि हम इस क्वेश्चन में मेनली क्या सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन से अब हमें क्या सीखने को मिलेगा? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। उम्मीद है आप इस चीज को ध्यान में रखें। एट एक्विजिशन, जिस डेट पे हमने क्या किया? सब्सिडरी को एक्वायर किया। फेयर वैल्यू ऑफ पेपरमिंट्स प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय, यानी जो प्लांट पेपरमिंट की बुक में है उसकी मार्केट वैल्यू एक्विजिशन डेट पर उससे 2 लाख से, तो हमने वो 2 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में पे किए ना, वो 2 लाख हमारी क्या हुए? कॉस्ट हुए। तो हमारे पॉइंट ऑफ 2 लाख क्या होने चाहिए? कैपिटलाइज होने चाहिए। और अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलाइज होने चाहिए तो इस 2 लाख पे 2 साल की, तो सर ये 2 लाख दिख क्यों रहे? क्योंकि हम कंसोलिडेशन कहां से बना रहे हैं? सेपरेट बुक्स से। तो हो सकता है सेपरेट बुक्स में सब्सिडरी क्या फॉलो करती हो? कॉस्ट मॉडल। अगर सब्सिडरी रीवैल्यूएशन मॉडल भी क्या करती? फॉलो करती, तो क्या पड़ा होता? सरप्लस पड़ा होता। वो सरप्लस हमारे लिए सरप्लस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक्वायर करने के बाद रीवैल्यू थोड़ी किया है, वो तो उसने रीवैल्यू किया जिसने माजी में खरीदा था। हमारी तो वो क्या है? कॉस्ट है। तो हम उसका सरप्लस खत्म कर देंगे। इस सेंस को पिक कीजिएगा।
क्योंकि हम तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करके उस चीज को अपनी कॉस्ट पे ला रहे हैं, क्योंकि 2 लाख जो इजाफी WDV से ऊपर है ये हमने अपनी कंस्टिट्यूशन में क्या किए, पे किए, तो ये कॉस्ट है हमारे लिए। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है जी। और रिवर्शन जो होती है वो कॉस्ट से ऊपर होती है। अगर कोई पूछे कि जो कंसोलिडेशन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है और रिवर्शन होती है उसमें क्या फर्क है, तो आप बोले रिवर्शन कॉस्ट पर एक्वायर करने के बाद होती है, और कंसोलिडेशन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करने का मतलब है कैरिंग अमाउंट्स को अपनी कॉस्ट पे लाना, जो ग्रुप की कॉस्ट। दिस इज नॉट रीवैल्यूएशन अंडर IAS 60, ख्याल रखिएगा इस बात का। उम्मीद है इस बात को आप पिक कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा था ना। उसके बाद तो इसका मतलब क्या है, हम 200 से इजाफा करेंगे कौन सी डेट पर, लेकिन इस 200 के इजाफे को अगर हम रिपोर्टिंग पे लाएं तो ये 200 का इजाफा डेप्रीशिएट भी हुआ है, लेकिन क्योंकि वो बुक्स में शो नहीं हो रहा तो हमें कम्युलेटिव इफेक्ट लेना है। कितने साल का, 2 साल का। तो इजाफा हम कर रहे हैं एक्विजिशन पर, लेकिन रिपोर्टिंग तक लाते लाते क्या हो जाएगा, वो डेप्रीशिएट हो जाएगा। अच्छा जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एट दिस डेट, मतलब जिस डेट पे एक्वायर किया उस दिन उसकी लाइफ क्या थी, 5 साल। 2 लाख को 5 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, 40। 40 है 200 की 1 साल की डेप्रीसिएशन, 80 हो गई। तो आज ये इजाफा हमारी बुक्स में कितना बाकी है, 120। 120 क्योंकि हम 2 साल के एंड पर है ना बेटा। भाई ऑनलाइन वाले जवाब दे दे भाई। उसके बाद अब बहुत तवज्जो दरकार है, ये आपका टेस्ट है, ये आपका नॉलेज का टेस्ट है, IAS 38 की नॉलेज का भी टेस्ट है, ठीक है जी। For many years, Peppermint has been selling some of its product under a brand name. सब पेपरमेंट कौन है, सब्सिडरी, वो अपनी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है किस ब्रांड नेम से, स्पेयरमेंट। ये ब्रांड नेम अगर पेपरमेंट ने इंटरनली जनरेट किया है, ब्रांड नेम इज नॉट अ प्रोडक्ट, ब्रांड नेम इज अ नेम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो बात नहीं हो रही, खाली नाम देना, और नाम देने में क्या, अच्छा नाम सोचने के पैसे, उसको रजिस्टर करवाने के पैसे, ठीक है, उसको मशहूर करने के पैसे, ये है ना ब्रांडिंग। ब्रांडिंग प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं है, नाम रखने पे खर्चा है, ठीक है ना। तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट पे क्या कर रहे हैं, द डायरेक्टर्स ऑफ हेजलनट वैल्यूड दिस ब्रांड एट, आवाज ही नहीं आ रही यार, हेजलनट के डायरेक्टर्स ने इस ब्रांड की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी निकाली है। अब आप थोड़ा IAS 38 की तरफ जाइए और सबका जवाब मुझे चाहिए। क्या चाहिए, IAS 38 में हमने कहीं ये पढ़ा था कि फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। तो ये वैल्यूएशन किसने की, डायरेक्टर्स ने। तो क्या ये फेयर मार्केट विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट है, तो क्या हमें इस फेयर मार्केट वैल्यू को कबूल करना चाहिए, करना चाहिए। गलत जवाब आप लोगों ने दिया। क्यों, क्योंकि ये तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर करने वाले इंटेंजिबल एसेट की सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एस्टिमेट होना काफी है, उसका विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप अंडर IAS 38 उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर रीवैल्यू करना चाहते हैं तो अब आपको चाहिए कि आप फेयर मार्केट वैल्यू रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट के थ्रू क्या करें, रीवैल्यू करें, अदरवाइज रीवैल्यू ना करें। हो गया फंबल, हो गया मिक्स सब कुछ। तो देख लें, पिछला बुला चुके इतनी जल्दी, यही है ट्रैप, यही गिराता है बेटा वो। तो क्या अभी हम, यानी सब्सिडरी के लिए इसकी कैरिंग वैल्यू 0 है, आवाज नहीं आ रही बेटा, लेकिन हमने इसको एक्वायर किया है अपनी कंस्टिट्यूशन में कितने का, 2.5 लाख का। तो हमारी कॉस्ट क्या है, तो हमारे लिए यानी एज अ ग्रुप बतौर पेरेंट हमारे लिए ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है या एक्वायर्ड ब्रांड है। और जो भी आप इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लायबली एस्टिमेट हो सकती हो, लेकिन उसका एक्टिव मार्केट के थ्रू जरूरी मिलना जरूरी नहीं है। वो कब है,
जब आप IS-38 में रिवैल्यूएशन मॉडल के क्या करें, उसको रीवैल्यू करें। देख लें बेटा, ये पॉइंट्स अगर निकल गए तो फिर क्या होगा, की पॉइंट्स हैं छोटे। द ब्रांड इज नॉट इंक्लूडेड इन, क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उसके लिए एंटर नहीं जनरेटेड है। ठीक है जी, विद द रिमेनिंग लाइफ ऑफ, इस ब्रांड की लाइफ 10 साल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको 2.5 लाख से बढ़ाते हैं किस डेट पर, एक्विजिशन डेट पर, तो रिपोर्टिंग पे लाते लाते हमें इसको 2 साल से डेप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो 250 डिवाइड बाय 10, 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 50। तो 2 साल की इसकी अमोर्टाइजेशन आएगी, किसकी बुक्स में, ग्रुप की बुक्स में। पेरेंट की बुक्स, सब्सिडरी की बुक्स में नहीं आएगी। क्यों, क्यों, क्योंकि सब्सिडरी के लिए ये इंटरनली जनरेटेड है, उसके लिए एक्वायर्ड थोड़ी है। तो हमें हर बार ये एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। क्यों सर, पिछले साल भी तो किया होगा हमने ये। लेकिन आप सोचो, अभी आप इस वैल्यू को कहां से उठा रहे हो, सब्सिडरी की सेपरेट बुक से, उसमें थोड़ी ये सारी एडजस्टमेंट पास हुई हुई है। तो हर बार कंसोलिडेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो बेस है वो कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस है या सेपरेट एसएफपी है। बस इस असम्पशन को समझ गया तो बेड़ा पार हो गया। अच्छा जी, कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय, ये इंपेयरमेंट गुडविल दोबारा क्रिएट होगी कब, गुडविल सिंस एक्शन क्रिएट करेंगे तो जो गुडविल आ रही है वो कौन सी डेट पे आ रही है, एक्विजिशन पर। तो एक्विजिशन से रिपोर्टिंग तक जितनी भी इंपेयरमेंट होगी सारी चार्ज करनी, यानी इंपेयरमेंट भी कितने साल की लेनी है, 2 साल की। क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, एसएफपी, एसएफपी पे आज क्या बैलेंस होना चाहिए वो जाएगा, आज 2 साल के एंड पे जो बैलेंस होना चाहिए वो ही जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद Hazelnut Group values non-controlling interest using the fair value method at the date of action. The fair value of 20% non-controlling interest was, तो क्या एनसीआई की फेयर मार्क वैल्यू दी हुई है, यस दी हुई है। एनसीआई के हिस्से की गुडविल आएगी, यस आएगी। एनसीआई को इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट होगा, यस होगा। ठीक है जी, स्टार्ट लें, क्या करते हैं, वर्किंग। बेटा मिल जाएगा, पहले लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना शुरू करो। वर्किंग नंबर 1, क्विक जल्दी जल्दी बेटा, ग्रुप स्ट्रक्चर। पेरेंट, एक्वायर्ड, सब्सिडरी, कितना बेटा, 80%। क्वेश्चन ने खुद बता दिया शराफत से, बोले अच्छा एग्जाम में शरीफ आदमी है ना। तो आज अगर क्या है भाई, कितना आज कौन सी डेट है, 31 दिसंबर 2014, तो हमने इसको एक्वायर कब किया होगा, 2 साल पहले, 1 जनवरी 2000, 2000 गलत, 13 पूरा, 14 पूरा, 31 दिसंबर 2012 बोलते तो बात समझ में आती। तुमने 1 जनवरी 2012 पहुंचा दिया, मतलब 3 साल पीछे कर दिया, ये तो मसला है। ये छोटे छोटे मामला होते हैं हमारे साथ एग्जाम। ठीक है भाई, 80% को यानी ये यहाँ लिख दूंगा ना उस तरफ, 1 जनवरी 2020 x3। ठीक है भाई। अच्छा, वर्किंग नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब बहुत तवज्जो दरकार है बेटा, ये थोड़ा सा वर्किंग चेंज होने जा रही है वाली, इस वर्किंग में थोड़ी तब्दीली आने वाली है। एट रिपोर्टिंग, एट एक्विजिशन, फिर डिफरेंस सबसे पहले क्या आएगा बेटा, शेयर कैपिटल। कितना है शेयर कैपिटल, आप सब देख के बताएं मुझे।
सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 500, 500 कहाँ पर है रिपोर्टिंग पर, 500 ही कहाँ होगा एक्विजिशन। लिखा आपने रिटेन्ड अर्निंग्स, रिपोर्टिंग पे कितनी देखी आपने 300, और वहां पर 125। अगर क्वेश्चन साथ साथ पढ़ा हो अच्छे तरीके से, ठीक है टोटल कर लो, टोटल 800 और 625। अब अगर सोचें जरा इस तरह सोचें, थोड़ा इस तरह सोचें, अगर सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में उन एसेट्स को रीवैल्यू किया होता जो हमने एक्वायर किए फेयर, तो उसकी बुक्स में भी वो एसेट किस पे होता है फेयर, तो एसेट की वैल्यू ऊपर बढ़ती है डेबिट साइड पर, तो इक्विटी बढ़ानी पड़ती नहीं बढ़ानी पड़ती है, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब अगर हम इक्विटी की शक्ल में नेट एसेट दिखा रहे हैं, तो ये नेट एसेट्स जो है वो कैरिंग अमाउंट पर है, फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर एसेट सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स में किस पर होते हैं फेयर, तो उसकी इक्विटी भी क्या होती, जितने से एसेट साइड डेबिट होती उतने से इक्विटी साइड क्या होती, सरप्लस की शक्ल में किसी और शक्ल में क्या होती, क्रेडिट होती क्या नहीं होती, ये सवाल है आप सबसे। तब क्या करेंगे, आप बोलेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। क्या बोला आपने, एक की आपने किसके लिए, प्लांट के लिए। आपने कहा प्लांट की कैरिंग वैल्यू अगर 200 से बढ़ाई जाए तो प्लांट 200 से डेबिट होगा, हमारे लिए तो वो कॉस्ट है, लेकिन अगर सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स में वो डेबिट हुआ होता तो क्या होता, उतने से इक्विटी भी बड़ी होती। हमारे लिए इक्विटी नहीं बढ़ी क्योंकि हमने तो खरीदा है उसको, लेकिन अगर उसकी सेपरेट बुक्स में ये रिकॉर्डेड होता तो इक्विटी बड़ी होती। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 200 का बला इजाफा कर लेते हैं, जो इजाफा हमने बीडी में किया है वो इजाफा सीडी में मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा, तो मतलब 200 बड़े बीडी में तो 200 बड़े सीडी में। लेकिन मसला यह है कि क्या एक्विजिशन से लेकर रिपोर्ट तक ये बैलेंस 200 रहा, क्या 2 साल पहले जो एसेट कैपिटलाइज हुआ था आज भी उसकी वैल्यू वही है या वो डेप्रिशिएट हो गया, तो एक्विजिशन से रिपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, वो डेप्रिशिएट हो गया, मतलब ये 200 का इजाफा बुक्स में मौजूद नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आज ये किस वैल्यू पे होना चाहिए, तो हम बोलेंगे लेस फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे, या बोलते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। लेकिन इंक्रीमेंटल बोल के आप कंफ्यूज ना हो, इंक्रीमेंटल बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये सरप्लस नहीं है पायदा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सरप्लस नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ये इजाफा क्यों कर रहे हैं, ये हमारी, क्योंकि हमने इतने पैसे और दिए हैं तो ये हमारी कॉस्ट का क्या बनना चाहिए, पार्ट बना। हम सोच इस तरह रहे हैं कि अगर ये बैलेंस सब्सिडरी की बुक्स में होता, यानी सब्सिडरी की बुक्स ऑलरेडी किस पर होती फेयर, तो इतना बैलेंस हमें सब्सिडरी की इक्विटी में भी दिखाई देता, जो कि है नहीं। अब क्या करें, इस 200 पे चार्ज कर दें आप 2 साल की, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, डिवाइडेड बाय 5 कर दें, आंसर क्या आएगा 80 आएगा। जवाब दें भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, और जाहिर सी बात है ये डेप्शन जो है वो एक्वेशन पे चार्ज नहीं हुई, एक्वेशन से रिपोर्टिंग तक पहुंचते पहुंचते क्या हुई, चार्ज हुई। दूसरा एडजस्टमेंट किस पर होगा, ब्रांड पर। अगर ब्रांड कैपिटलाइज होता किसकी बुक्स में, तो उसकी एसेट साइड 250 से क्या होती, जितने से एसेट साइड बढ़ती उतने से इक्विटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांड की हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की कितने से 250 से, वो 250 बढ़ाया हमने कहां पर, एक्विजिशन पर, वो 250 बढ़ाया हमने किस पर, लेकिन रिपोर्ट में पहुंचते पहुंचते वो ब्रांड 2 साल से क्या हो गया, अमोटाइज हो गया। तो लेस कर दें क्या, फेयर वैल्यू अमोटाइजेशन। वो कितनी है भाई, नहीं 250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, कितने से 50। अब आप कर लें इसका टोटल, देखो यहाँ क्या आंसर आता है, 800 प्लस 200 प्लस 250,
और -80 और -50। और एक्विजिशन पर 1000, दोनों का डिफरेंस कितना? 45। अच्छा अब तो जो दरकार, ठीक है, हमारे एक्वायर करते वक्त रिटेन अर्निंग कितनी थी और हमारे एक्वायर करने के बाद कितने से बढ़ गई है? तो 175 क्या हुआ डिफरेंस हुआ, ये बटेगा। जवाब दें। लेकिन अगर सब्सिडरी की बुक्स में ये एसिड रीवैल्यू होते तो उसकी बुक्स में इतने से डेप्शन चार्ज हुई होती, तो ये डेप्शन क्या करती? इस प्रॉफिट को रिड्यूस करती, तो हमारा प्रॉफिट 175 नहीं होता। अगर ये ब्रांड कैपिटलाइज होता तो वो इतने से क्या होता? अमोटाइज भी होता, तो हमारा प्रॉफिट ये नहीं होता बल्कि 50 से क्या होता? कम होता। तो अगर आप 200 175 में 80 और 50 का इफेक्ट लेके देखें आपको क्या 45 मिलता है कि नहीं मिलता? इसका मतलब आज पेरेंट और एनसीआई में क्या तकसीम होगा? 45। अजान हो रही, थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक कर। तो यहां तक हमने कर ली फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फाइंड। देखो समझिएगा जरा बात को भी याद करिएगा, ये कॉलम काम आएगा गुडविल कैलकुलेशन के लिए, और ये डिफरेंस निकलकर ये होगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, जिस पर इफेक्ट आ गया किसका? फेयर वैल्यू डेप्रीसिएशन का, कि अगर ये तमाम एसेट्स सब्सिडरी की बुक्स में कैपिटलाइज होते तो इन पर ये डेप्शन भी क्या हुई होती? चार्ज हुई होती। और अगर चार्ज हुई होती तो इनके प्रॉफिट्स आज ये ना होते बल्कि इससे क्या होते? कम होते। ठीक है जी, ओके, कोई मसला यहां तक? नहीं। वर्किंग नंबर 3, इसका नाम क्या है? गुडविल। सिंगल कॉलम ही बनाओ ना। ये बात तो समझ लग गई ना कि एनसीआई की फेयर, तो उसको गुडविल की इंपेयरमेंट का लॉस एलोकेट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट, ये हम एडजस्टमेंट कब कर रहे होते हैं? मतलब ये वर्किंग होती है सिंस एक्विजिशन। इन्वेस्टमेंट बाय पी, पेरेंट। अब पेरेंट की इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 शक्लों में: कैश, शेयर्स, डेफर्ड कंसिडरेशन। कैश फॉर्म में कितनी है हमारी इन्वेस्टमेंट? 1000। और जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, हम अपने 200 शेयर इशू कर रहे हैं, और हमारे हर शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1.8। उसमें 1 जो होगा वो जाएगा टुवर्ड शेयर कैपिटल, वो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो शेयर कैपिटल की वैल्यू में क्या होगा? इजाफा होगा। और 0.8 जाएगा टुवर्ड शेयर प्रीमियम, वो मैं एंट्री बना के भी समझा दूंगा। तो 200 को जरा 1.8 से सब लोग मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आंसर आता है? 360। और डेफर्ड कंसिडरेशन जो कि 500 तय हुई थी, अगर उसको डिस्काउंट रेट 0.751 जो कि क्वेश्चन खुद दिया उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर बनेगा? 375.5, 375.5 या 65? भाई फैक्टर उसने दिया क्वेश्चन खुद, तो मैंने वो यूज कर लिया। अगर क्वेश्चन ना देता तो डायरेक्ट में निकाल लेता। ठीक है ना? अब इसमें और क्या ऐड करूं? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, वो भी क्वेश्चन है दिया हुआ बेटा। कितना कितना दिया हुआ बताओ? 380। टोटल कीजिए इसका। 2115.5
लेस क्या कर दिया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, और वो जो आपने लेनी है वो फेयर वैल्यूएशन करने के बाद लेनी है। कितनी थी, 1075। तो क्या मिलेगी, गुडविल एट एक्विजिशन। ये रिपोर्टिंग नहीं है बेटा, ये गुडविल एट एक्विजिशन। कितनी बेटा, 1040.5 लेस कर दें क्या, इम्पेयरमेंट। कितनी इम्पेयरमेंट है, गुडविल इज इम्पेयर्ड बाय 258, 258 से इम्पेयर्ड। तो अब मिल जाएगी बेटा क्या, गुडविल एट रिपोर्टिंग। कितनी, 782.5। ठीक है जी, अच्छा ओके जनाब। उसके बाद वर्किंग नंबर 4, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। ये इम्पेयरमेंट भी 2 साल की है, जाहिर सी बात है बेटा। ग्रुप रिटेन अर्निंग, अच्छा जी, ग्रुप रिटेन अर्निंग, बोले बोले, पीस हेजलैंड, हम पीस रिटेन अर्निंग बोले। पेरेंट की रिटेनिंग कहां से, पेरेंट की सेपरेट बुक से, कितनी, 1400। जवाब दें भाई सब लोग। एड पीस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। कितना, 45 का 80%, कितना, 36। उसके बाद लेस वॉट, पीस शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। शेयर करेंगे ना अब, 258 का कितना, 206.4। एक और चीज लेस होगी बेटा, अनवाइंडिंग डिस्काउंट, ये बताया था पहले मैंने। अनवाइंडिंग डिस्काउंट क्या मतलब, डेफर्ड कंसीडरेशन क्रिएट हुई है, आज एडजस्टमेंट बन गए कौन सी डेट पर, रिपोर्ट एक्विजिशन डेट पर, लेकिन वो तो 2 साल पहले वाली वैल्यू है ना, आज उसको एसएफपी पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, आज 2 साल की मेच्योरिटी। तो जब हम उसको 2 साल से मेच्योर करेंगे तो उसका फाइनेंस चार्ज होगा। तो ये कंसीडरेशन सेपरेट बुक में तो रिकॉर्ड हुई भी नहीं है, ना रिकॉर्डेड है ना मेच्योर हुई भी है। तो जब रिकॉर्डेड नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी अकाउंट नहीं हुआ। तो अगर आज उसके इंटरेस्ट को अकाउंट करते हैं और लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो एक तरह तो लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी, और फाइनेंस चार्ज क्या होगा, डेबिट होगा। और वो फाइनेंस चार्ज एसओएफपी के लिहाज से कहां जाएगा, पेरेंट की रिटेन अर्निंग पर। वो आज कहां मौजूद है, ग्रुप रिटेन अर्निंग के ऊपर। ये बात पहले हो, ये वाली बात पहले हो चुकी है अगर याद। तो अब अनवाइंडिंग डिस्काउंट कैसे निकाला, आप बताइए, क्या प्रेजेंट वैल्यू ली थी आपने। अब एक जुगाड़ सिखा रहा हूं, सीखना चाहो तो सीख लो, आपके ऊपर डिपेंड कर। ठीक है जी, अगर मैं 500 को, तो दरकार, अगर मैं 500 को 1.1 की पावर माइनस
1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आज जो लायबिलिटी की वैल्यू होनी चाहिए रिपोर्टिंग पर वो मिल जाएगी। जाग जाओ यार, फिर बाद में बोलोगे तुम के क्यों। आज मैं मेच्योरिटी, असल मेच्योरिटी से कितना दूर हूं, 1 साल, और मैं मेच्योरिटी कितनी हासिल कर चुका हूं, 2 साल। तो मतलब अगर फ्यूचर वैल्यू दी हुई है तो वो 3 साल के एंड पर है, और जो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है वो कहां पर है, 0 पर है। जवाब दे। तो अगर मैं चाहता हूं कि आज मालूम करूं एसएफपी में कितना बैलेंस जाएगा, तो मुझे उस 500 को 1.1 की पावर -1 से डिस्काउंट करना चाहिए, क्योंकि मैं मेच्योरिटी से 1 साल दूर। और मैंने ये लायबिलिटी अपने बुक्स में कितने पे रिकॉग्नाइज की हुई है, 375.5। तो आज की वैल्यू और 375.5 की वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट, जिससे ये लायबिलिटी क्या हुई है, मेच्योर हुई, और वही हमारी क्या बन जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। तो अगर मैं इसमें से 375.5 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर बनेगा, 79। वो अगर आप असल आंसर निकाल रहे हो, इसका निकालो आंसर, इसी का डिफरेंस निकालो, 7004, बस 79 लेस करा दो, ये भी लेस होगा भाई, तो आंसर क्या मिलेगा आप, बिल्कुल। आज हम रिपोर्टिंग पर हैं, और ये बैलेंस हमने कहाँ क्रिएट किया है, 375.5 का एट एक्विजिशन। तो आज एक्विजिशन रिपोर्टिंग में कितना अरसा हुआ, तो अगर ये कंसीडरेशन हमारी बुक में रिकॉर्ड होती तो बिल्कुल इसका इंटरेस्ट भी हमारी बुक में अकाउंट हुआ होता, लेकिन अगर ये हमारी बुक्स में कंसीडरेशन रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो ना इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई हुई है, ना लायबिलिटी क्रेडिट हुई हुई है। तो अगर लायबिलिटी हम आज क्रिएट कर रहे हैं 0 वाली वैल्यू पर, तो फिर आज हम खुद कहां पर हैं, 2 साल के एंड पर, तो उसको 2 साल की मेच्योरिटी पे लाने के लिए लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी और उसका इंटरेस्ट चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अभी तो बन रही है एसएफपी। तो कितने साल का इंटरेस्ट बनेगा, 2 साल का। अगर कोई बंदा इसको, बहुत तवज्जो दरकार है भाई, अगर देखें मल्टीपल वेज हैं, आपको जो समझ में आ जाए, अगर कोई शख्स इसको निकालना चाहता है किससे, 375.5 से, तो क्या करे वो, 375.5 को एक बार मल्टीप्लाई करे 0.1 से, मिलेगा 1 साल का इंटरेस्ट। फिर अगले साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 375.5 को मल्टीप्लाई करे 1.1 से, ताकि 1 साल का इंटरेस्ट में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और 1 साल की मिल जाए मेच्योरिटी वैल्यू। फिर उसको मल्टीप्लाई करे किससे, 0.1 से। तो इस ब्रैकेट का जो सम होगा, वो सम भी इसी वैल्यू के बराबर होगा, चेक कर निकालें यार, निकालें। नहीं, 75.5 है बताइए। अरे भाई 375.5 है, राउंड करो 79। ठीक है जी, यानी पहले निकाला इंटरेस्ट बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू पर, वो बना 1 साल का इंटरेस्ट, 75.5 का, 375.5 का 10%, 37.55, और फिर 37.55 को 375.5 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो बन गई 1 साल के एंड वाली मेच्योरिटी, जिसपे निकलेगा दूसरे साल का इंटरेस्ट। तो जैसे मैंने 375.5 को 1.1 से, तो पिछले साल का इंटरेस्ट में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, और फिर लगाया मैंने उस पर 10% इंटरेस्ट 1 साल का, तो इस तरह 2 साल का इंटरेस्ट मैंने सम कर लिया। डेट का इशू हो रहा है, कब बन रही है एसएसपी, वाह जी वाह, क्या कहने हैं हमारे यार, ये जो हम निकल के आते हैं ना अचानक से। लो भाई, ये है ग्रुप स्ट्रक्चर, पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को, जैसे जो शादी की फिल्म लगती है ना, मूवी लगती है, ये पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को 80%, कब एक्वायर किया, 1 जनवरी 2013। ये फिल्म हम कब देख रहे हैं, ये फिल्म हम देख रहे हैं बेटा, कब फिल्म कब देख रहे हैं, ये फिल्म देख रहे हैं हम 31 दिसंबर 2014 को। तो बेटा 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 1 साल, 31 दिसंबर 2014 2 साल, तो आज हम कहां पर हैं, 2 साल के एंड पर। ठीक है भाई, अब सवाल पूछ के गायब हो जाना हमारी आदत है, उसके बाद जवाब नहीं देना।
लापता हो जाते हैं हम, इश्तिहार लगवाना पड़ेगा आपका गुमशुदगी का। ठीक है जी, चलो जी, सही सर, सही 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 मतलब क्या बेटा, अभी सबकी जब एंट्री बनेंगे तो तुम्हारे सारे हालात सुधर जाएंगे बेटा। टोटल बताओ जल्दी से मुझे आप। 115। यार तुम लोग क्या मजाक करते रहते हो, ये हाजिक चल रहा है फॉर्म में देखो माशाल्लाह। 1100 तुम्हारी बेटा कल वाली बात दिल पे लड़ी है उसने, IFRS वाली, यकीन करो, इसलिए गुस्से में आया नहीं। सर को मत बता। अच्छा जी, तुम लोग उसको हमेशा फंसवा देता है बेटा। NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन। यानी NCI की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 380। 380 में आपने ऐड किए NCI's शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। बोले भाई कितना? 45 का कितना परसेंट? 20%। कितना बना? 9। और उसमें से लेस किया NCI शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। अब देख लो बेटा, अगर एक ही क्वेश्चन में, ये तो सिर्फ फेयर वैल्यूएशन हुई है 2 एसेट की, अगर इसी में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, अनरियलाइज प्रॉफिट सब कुछ ले आए तो क्या होगा हमारा सर? NCI शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। मैं तो करवा दूंगा तुम्हारा। NCI शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट कितना बेटा? 258 का 20, 50, 1.6 बैलेंस 300। ये सारी वर्किंग मुकम्मल हो गई, अब बन जानी चाहिए SOFP। बोला मजेदार सवाल है। चलें, हाँ भाई अब स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। हेजलनट ग्रुप, भाई जवाब दो, लगाओ हेडिंग हेजलनट ग्रुप। क्या लिखो? कंसोलिडेटेड। आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, वक्त की कमी की बिना पर ऐसा लिखना पड़ रहा है मजबूरन। एज ऑन 31 दिसंबर 20x4। ठीक है जी, डॉलर इन 1000। क्वेश्चन डॉलर में है ना बेटा, डॉलर में क्वेश्चन चल रहा है भाई, तो डॉलर लिखो फिर। पहले क्वेश्चन खत्म हो जाए। नॉन करंट एसेट हमेशा की तरह सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमेशा की तरह। हाँ, मैंने बोला पहले क्वेश्चन खत्म हो, लेकिन हमेशा की तरह सिलेबस तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो भाई, प्रॉपर्टी बनाने के लिए 2 डॉट, दो डॉट, एक इसका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का प्लांट की, और एक उसकी डेप्रिसिएशन का। अगर हम उसकी वैल्यू 200 से बढ़ाते तो हमें 80 जगह करना है, कम भी करना है, तो नेट इफेक्ट कितना गया? 120 का। डायरेक्ट या तो 120 ऐड करो या 200 से बढ़ाओ, एंट्री वाइज स्ट्रेस एंट्री बन रही हो। समझ रहे हैं बात या नहीं?
क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 5500 पेरेंट की बुक से, 1500 सब्सिडरी की बुक से। इस 1500 में जो प्लांट है उस पर परफॉर्म किया हमने 200 से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और उसको फिर क्या कर दिया, 80 से कम कर दिया। बताइए आंसर क्या आता है? 500 गए, 6000, 7000, 7000, 120। उसके बाद बेटा क्या आएगी? गुडविल। गुडविल कौन सी आएगी? एक्विजिशन वाली, रिपोर्टिंग वाली? रिपोर्टिंग वाली कौन सी है? आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट है। कितनी है? 782.5। पक्का? फिर आएगा अदर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है भाई, जो कि क्या है, ब्रांड है, उसकी वैल्यू कितनी है? 250। उस 250 पे आपने चार्ज की है 50 की अमोर्टाइजेशन, तो बैलेंस आएगा कितना बेटा? 200। क्योंकि उसकी बुक्स तो कोई इंटेंजिबल शो नहीं कर रहे। जवाब दें बेटा? अच्छा जी, सब इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? रिमूव हो गई। चलें जी, सम करें। 8102.5। उसके बाद बारी है किसकी? करंट एसेट्स। कितने हैं करंट एसेट्स? इन्वेंट्री दी, अलग अलग दिए हैं, तब से लिखो भाई, जाहिर सी बात है। क्या इन्वेंट्री में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं दी? अगर हो तो करेंगे ना, फिर देखेंगे सेलर कौन है। भूल तो नहीं गए? सब याद आ जाता है, बस वैसे भूल जाते हैं। उसके बाद रिसीवेबल। रिसीवेबल कोई इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल, तो कितना कितना बैलेंस है भाई? 400 और 200। सर उसके बाद सर कैश। सर कोई कैश इन ट्रांजिट। तो ये सोचेंगे तो बात बनेगी ना एग्जामिनेशन में, दिमाग में ऐसे ऐसी ऐसी बातें आनी चाहिए ना। 200 और 50, कितना? 250, 28। सम 1500। टोटल सम 9602.5। चलें, उसके बाद अब आते हैं कहां पर? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ख्याल रखिएगा, थोड़ी गलतियां होने की चांसेस हैं इस साइड पर। खैरिएगा, सबर कीजिएगा। शेयर कैपिटल में क्योंकि हमने अपने शेयर इशू किए हैं, तो उससे शेयर कैपिटल हम अपना हमें बढ़ा के लेना है। किसका? पेरेंट का। तो शेयर कैपिटल जो पेरेंट की बुक में लिखा हुआ है उसमें जो कंसीडरेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड हो तो पेरेंट का शेयर कैपिटल 200 से क्या होता? ज्यादा होता। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है भाई? 2000। तो 2000 शेयर कैपिटल। हमने मजीद कितने शेयर इशू किए? 200। हर शेयर की फेस वैल्यू $1। टोटल $2200। जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से। उसके बाद आएगा शेयर प्रीमियम, क्योंकि हमने हर शेयर जो इशू किया वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1.8 है, तो 0.8 से क्या आएगा? शेयर प्रीमियम आएगा, जो कि सेपरेट जो अभी बुक्स हैं उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या होगा बेटा? 200 इंटू 0.8, 160। अब आएगा क्या? ग्रुप रिटेनर।
वर्किंग नंबर 4 कितना बेटा? हाँ बेटा, ग्रुप ब्रांडिंग 1150.6। बोलिए बोलिए। उसके बाद आएगी एनसीआई एट रिपोर्टिंग, वर्किंग नंबर 5 कितनी? 337.4। क्या हुआ आंसर? 3848। ठीक है जी। अब आएंगी क्या? है नॉन करंट लायबिलिटी दी है उसमें, दी है। ठीक है जी, लगाएं हेडिंग किसकी? नॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन एक और नॉन करंट लायबिलिटी भी है जो रिकॉर्डेड नहीं है। तो वो आनी चाहिए आज की वैल्यू पर। और आज की वैल्यू क्या है? 1 साल की मेच्योरिटी से दूर है। जब आपने टाइमलाइन बना लिया, 0 पे रखें और 0 से लाएं कहां पर? 2 पर, या 3 वाले को ले आए डिस्काउंट करके 2 पर। आज हम जहां पर हैं लाइबिलिटी की वैल्यू वो होनी चाहिए ना बेटा। तो लिखें डेफर्ड कंसीडरेशन कितनी? डेफर्ड कंसीडरेशन, डेफर्ड है, मेच्योर हो रही। ठीक है। 500, 500 इंटू 1.1 की पावर -1, ये आज की वैल्यू है। कितनी? 455 को छोड़ दो, बस 0.5 रख दो, 54 को छोड़ दो। 341.36 कहां से आ गया बेटा? 500 इंटू 1. या जो आपने वो कैपिटलाइज लाइबिलिटी एक्वेशन में कितने की थ्री, या 375 को मल्टीप्लाई कर दो 1.1 की पावर 2 से, तो उसको 2 पे ले आओ, या इसको इसको पीछे ले आओ। बात एक ही, सोचें जरा सब लोग। वही बोल रहा हूँ ना, मतलब आपको कितनी क्यूएमटी पढ़ने के बाद तो अब ये बातें यार हवाओं में उड़नी चाहिए मतलब। अब ये बातें भी टाइमलाइन बना के समझानी पड़ेंगी तो क्या होगा? लीज इसके अंदर समझा दिया, इतना वक्त लगा दिया, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो टाइमलाइन बना देते हैं, मसला नहीं। अदर, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज जो लिखी हुई है कहां पर? ऐसा भाई बोले हैं यार, जवाब दे दिया करें सब लोग। 40 कितनी? 3,400। जी बेटा, नमाज इशा के साथ भी पढ़ सकते हैं, मिलाकर पढ़ सकते हैं बेटा। शरीयत में इजाजत है इस बात की। 2 नमाजें जमा हो सकती, एक कौन सी? जोहर और असर की। दूसरी कौन सी? मगरिब और इशा की। जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते रहे ऑफिस में बैठे रहे। ये तो एग्जाम का सीजन है हमारा, तो मजबूरन हमने क्वेश्चन ना टूटे। ठीक है। ये फतवे भी रिकॉर्ड करवा लिए तुमने मुझसे बेटा। अब यूट्यूब पे मेरे ऊपर कमेंट लगना शुरू हो जाएंगे, उल्टे सीधे कमेंट आएंगे। हाँ भाई, बोलो यार। क्या था भाई? 3,400। 3,400। उसके बाद बेटा करंट लायबिलिटीज। शहीर को अपने मतलब के फतवे चाहिए सिर्फ। ठीक है जी। 1250 प्लस 650। कितने का? कितना? 1900।
और कुछ तो नहीं है बेटा, सोचना। हो गया बैलेंस? खुशी? 9,602.5। ठीक है भाई, बैलेंस है। अगर अब भी किसी को बात समझ ना आ रही हो तो आप क्या करें, शुरू हो जाएं। लो भाई शुरू हो जाओ। सिंस एक्विजिशन, ये खत्म बात तो है, पूरी मुकम्मल करके छोड़ेंगे इसको। ठीक है भाई, अब टाइम तो वैसे आगे निकल चुका है काफी अच्छा। बेटा अभी आ गई, अब लाइट जाने वाली है। इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में मौजूद है वो क्रेडिट कितने से? 1,000 से। शेयर कैपिटल बढ़ा इन्वेस्टमेंट की वजह से, किसका? पेरेंट का। जल्दी जल्दी बोलो बेटा। 200 से। शेयर प्रीमियम बढ़ा एक्विजिशन डेट पर, किसका? पेरेंट का। कितने से? 160 से। भाई पता है ना, ये लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। कितने से? 160 से। डेफर्ड कंसीडरेशन, 375.5 से। और फिर एनसीआई हुआ क्रेडिट कितने से? 380 से। इसके बदले हमने क्या हासिल किया? तवज्जो देखो भाई, तवज्जो तवज्जो, अब देखो। इसके बदले हमने क्या हासिल किया? सब्सिडरी के नेट एसेट्स। शेयर कैपिटल डेबिट किसका? सब्सिडरी। कितना? 500 से। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट किसकी? सब्सिडरी की। कौन सी वाली? एक्विजिशन वाली। कितने से सर? 125 से। अब ठहर जाओ सर, ये जो नेट एसेट्स हैं ये तो किस पर है? कैरिंग अमाउंट पर। हमने इतने में थोड़ी एक्वायर किए। तो वो इजाफा सब्सिडी की बुक्स में मौजूद नहीं है। उससे हम क्या करेंगे? अपनी बुक्स के अंदर बढ़ा नहीं रहे इसको 200 से। तो क्या कर रहे हैं हम पीपीई डेबिट कर रहे हैं 200 से। नहीं, जवाब दो। हम इंटेंजिबल एसेट डेबिट कर रहे हैं 250 से। यानी मतलब जो हम नेट एसेट एक्वायर किए हैं वो हमने इतनी वैल्यू पे ज्यादा किए हैं। अब इससे ऊपर जो आया वो क्या है? गुडविल है। कितनी गुडविल चेक करो, वही आएगी। ये पूरी वर्किंग हो गई, मतलब एक ही एंट्री में दो वर्किंग निमट जाती। कौन सी वाली? एक्विजिशन वाली, रिपोर्टिंग वाली नहीं। 1,040। ठीक है बेटा, बोले जवाब दें। अब मसला ये है कि ये जो इजाफा आपने किया है, ये इजाफा अगर एक्शन पे हुआ तो ये डेप्रिशिएट भी हुआ होता। तो अब क्या करें? तवज्जो दरकार है। इसका मतलब क्या है? इसको, इन एसेट्स की वैल्यू को उतने से कम कर दें जितने से इन पे चार्ज होनी चाहिए डेप्रिसिएशन। तो इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट कितने से? 50 से। याद होगा आपको। पीपीई क्रेडिट कितने से? 80 से। और इन दोनों का अगर ये एक्सपेंस चार्ज हुआ होता तो हमारी सब्सिडरी की, यानी सब्सिडरी के बुक्स में अगर ये रिकॉर्ड होता तो क्या होता? इतने से डेप्शन ज्यादा चार्ज हुई होती। तो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग इतने से क्या होती? और कम होती। आवाज ही नहीं आ रही यार आपको, बोलो यार बोलो। कितना? 120, 130। अब आप बताइए, जरा सोचिए, सब्सिडरी की बुक्स में रिटेन अर्निंग आज कितनी है? 300। 300 में से हमने 125 रिमूव कर दिए, कौन से वाले? एक्वेशन वाले। बचा कितना? 175। 175 के हमने एक्सपेंस चार्ज किया 130 का, बचा कितना? 45। ये 45 क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलें जी, अब क्रिएट करें क्या? ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। आप बोले पीज रिटेन अर्निंग डेबिट, ग्रुप रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने से? बोले 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 यार, बताओ ना, आप लोग क्या करते हो यार? 1400 से। जवाब दीजिए। उसके बाद अगली एंट्री
₹45 क्या कर दो, तकसीम कर दो किस में, एनसीआई। क्या एंट्री बनेगी, पी की रिमेनिंग रिटेन अर्निंग, सॉरी सब्सिडरी, सब्सिडरी की रिमेनिंग रिटेन अर्निंग कितनी बची, 45 की। रिटेन अर्निंग और सब्सिडी डेबिट कितने से, 45 से। ग्रुप रिटेन अर्निंग क्रेडिट 45 का 80%, 36। फिर उसके बाद कितने से, एनसीआई, एनसीआई क्रेडिट कितने से, 45 के 20% से, 9 से। अच्छा जी, अब क्या करो, ये ट्रांसफर करने के बाद इन दोनों को गुडविल की इंपेयरमेंट भी एलोकेट कर दो। गुडविल ऊपर कितने से डेबिट हुई है, 1040। तो गिरानी कितने से गुडविल आपने, 258 से। तो गिर के बचेगी कितनी, 700, 700। यार आवाज ही नहीं है आप लोगों की यार, 7। तो अब क्या करो भाई, एंट्री बनाओ गुडविल क्रेडिट। तो गुडविल डेबिट कितनी से हुई, 140.5 से। रिपोर्टिंग तक पहुंचते पहुंचते इंपेयर हो गई 258 से, यस और नो। अब ये 258 का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अभी प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, तो प्रॉफिट कहां पर है, या तो ग्रुप में या एनसीआई में। तो दोनों का हिस्सा है, दोनों को तकसीम कर दो। मतलब ग्रुप रिटेन अर्निंग डेबिट 258 का 80%, एनसीआई डेबिट 258 का 20%। कितना हो बताओ, 206.4 से इसका हिस्सा कम हो गया, 70। हाँ, बैलेंस थोड़ी निकालना है, 51.6। ठीक है भाई। अब आपने एक्विजिशन डेट पर लायबिलिटी कितने से क्रिएट की है, इस लायबिलिटी की वैल्यू में 2 साल की मेच्योरिटी क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। तो अनवाइंडिंग डिस्काउंट की पास कर दो एडजस्टमेंट। मतलब डेफर्ड लायबिलिटी आज रिपोर्टिंग पे कितनी दिखानी है, 454.45। एक्विजिशन पे कितने पे है, तो अगर 375.5 को बेटा क्या दिखाना हो एसएफपी के अंदर 450, तो इजाफा कितने से होगा, सब लोग बताओ ना, इजाफा 79 से, जिसकी वर्किंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका मतलब आप एंट्री बनाएंगे डेफर्ड कंसीडरेशन क्रेडिट कितने से बेटा, 79 से। और ये लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। और लायबिलिटी की जो मेच्योरिटी है टाइम की वजह से क्या है, फाइनेंस चार्ज है। और फाइनेंस चार्ज अगर चार्ज होगा तो ये डेफर्ड किसके ऊपर है, पेरेंट के ऊपर। तो ये एक्सपेंस प्योरली किसका है, पेरेंट का। अभी पेरेंट का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी, ग्रुप रिटेन अर्निंग डेब्ट कितने से बेटा, 70। जवाब दें। अब सारे इफेक्ट्स आप चेक कर, एक एक इफेक्ट मिल जाएगा आपकी वर्किंग के अंदर। है कोई मसला तो बता दीजिए। हाँ भाई बोलिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सब लोगों को बताओ। असल में जिस चीज को हम डेफर्ड बोलते हैं ना, डेफर्ड, जैसे ग्रेचुटी डेफर्ड, ठीक है, उसमें जो है वो अगर आप एग्जैक्ट पता है कि आपको 1 साल की एंट्री करनी है, पे करनी है कंफर्म, उसकी टाइमिंग पता है आपको, तो फिर तो आप उसको करंट ले सकते हैं क्योंकि इसका 1 साल ही रह गया। लेकिन आमतौर पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो, डेफर्ड लाइबिलिटीज दे आर कंसिडर्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। लफ्ज जहां डेफर्ड आ गया, ठीक है। ठीक है जनाब, तो यहां तक इसको स्टॉप करते हैं। हो गया भाई, लिख चुके सब लोग, होमवर्क करें हम बेटा, होमवर्क करें, जरा ढूंढे क्वेश्चन, बेसिक बेसिक। मजीद आपको क्वेश्चन भेजता हूं मैं, होमवर्क करें। बाकी कल की क्लास में एक क्वेश्चन करवाऊंगा किसका, एसएफपी का आखिरी। फिर क्या शुरू होगी, एसओसीआई। बोलो तो फिर वो आपकी मर्जी होगी, टाइम बचाना है आपको तो कर सकते हैं हम उसको मजीद। कल सब डिसएग्री हो गए थे, आज क्या पता एग्री हो गए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।